नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 24 का खास शो अखंड भारत, जिसका रंग और रूप वही है, लेकिन खबरों के नए अवतार के साथ हम हाजिर हैं आपके पास। तो खबरें बिना रंग भेद के, चारों दिशाओं की हर बड़ी खबर आपको अखंड भारत में देखने को मिलेगी और हर रोज नए कलेवर के साथ खबरों का हम पोस्टमार्टम करेंगे। आपके जिले, आपके शहर, आपके प्रदेश की बात होगी। अखंड भारत में आपको दिखाएंगे संपूर्ण भारत की खबरें। भारत में सबसे पहले कोरोना की बात करेंगे, क्योंकि कोरोना से निपटने के लिए भारत सरकार कमर कस चुकी है। लगातार तैयारियां की जा रही हैं। केंद्र और राज्य के स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से एक्टिव है और इसी बीच आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई और वेंटिलेटर्स और बेड की उपलब्धता समेत कई जरूरतों को परखा गया। केंद्र की एक सलाह के बाद कोविड-19 से संबंधित किसी भी घटना से निपटने के लिए आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं और ये तस्वीरें हैं मॉक ड्रिल की, जहां पर तैयारियों का जायजा लिया गया। जिसमें पहली तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल की, तीसरी तस्वीर पटना के आईजीएमएस की है, जम्मू के एमसीएच अस्पताल की तस्वीर मॉक ड्रिल के दौरान की आपके सामने। हैदराबाद में भी गांधी अस्पताल में मॉक ड्रिल की तस्वीरें देखने को मिली। तो कोलकाता के आईडीएनबीजी हॉस्पिटल की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और देश कितना तैयार है इसको देखा समझा गया। कोरोना पर्वार की तैयारी में इस वक्त तमाम राज्य अलर्ट मोड पर है। एक तरफ जहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बैठकों का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ राज्यों के साथ भी इस बात को लेकर समन्वय बनाया जा रहा है कि कोरोना को लेकर कोई भी लूप होल ना हो और तैयारियों में कोई कमी ना आए। भारत में कोरोना से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आज देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें आपने देखी। इस दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी है, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था है या नहीं, बेड और दवाइयां जैसी महत्वपूर्ण तैयारी को भी परखा गया। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तो राज्यों में वहां के स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल पहुंचे और इस मॉक ड्रिल को देखा। देश में चौथी लहर ना आए, लिहाजा सरकार फुल एक्शन में है। लगातार तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। मंगलवार का दिन खास रहा। देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल हुई। इस दौरान बेड और वेंटिलेटर की सुविधा जांची गई। केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल गए और वहां के हालातों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल गए, हालात का जायजा लिया। कोविड-19 पर आयोजित मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों से पूरी जानकारी भी ली। आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था तैयार की गई है, वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। देश भर में जारी मॉक ड्रिल में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल पहुंचे। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक बलरामपुर अस्पताल गए और वहां कोविड से जुड़े इंतजामात के बारे में जानकारी हासिल की। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में हम स्वयं आए हैं। यहां हमने ऑक्सीजन का प्रवाह देखा है और साथ में वेंटिलेटर्स को चला करके देखा है कि वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। देश भर में हुई मॉक ड्रिल में अस्पताल के हालात को जांचा और परखा गया। गुजरात के अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में कोविड को लेकर कई स्तरों पर तैयारियां की गई। मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन सप्लाई, ओपीडी के साथ ही कोविड के 80 से ज्यादा बेड का प्रबंध किया गया। वहीं चंडीगढ़ के अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान परखा गया कि जब कोई कोविड मरीज एम्बुलेंस में आता है तो उसे किस तरह से अस्पताल में ले जाना है, साथ ही कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सबक लेना है और खुद को तैयार रखना है। ऐसी ही तस्वीरें आज मॉक ड्रिल के दौरान देखने को मिली तमाम अस्पतालों में, जिसमें आज जिन 12 तैयारियों को परखा गया उसके बारे में आपको तफसील से बता देते हैं कि आखिर किन किन चीजों को समझा गया कि उनकी तैयारी कैसी है। जिसमें सबसे पहले एम्बुलेंस की बात करनी होगी, क्योंकि जैसे ही कोविड केसेस बढ़ेंगे तो उस दौरान एम्बुलेंस, नंबर ऑफ एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हर एक अस्पताल में एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित संख्या में एम्बुलेंस की उपलब्धता होनी चाहिए ताकि उसकी जरूरत को पूरा किया जा सके। जिस दूसरी तैयारी को परखा गया वो है आईसीयू। आप तस्वीरें देख रहे हैं, आईसीयू की तैयारी कैसी की गई है, इंटेंसिव केयर यूनिट, ताकि लोगों तक फौरी तौर पर मदद पहुंचाई जाए।
उसकी तैयारी भी की गई। फिलहाल ये आप उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर देख रहे थे जहां पर ब्रजेश पाठक पहुंचे थे और उस दौरान एक मरीज की जांच की जा रही थी। तो आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, वहां पर हर एक चीज की उपलब्धता हो, इसको जांचा गया, इसको परखा गया। और जो तीसरी चीज जिसकी तैयारियों को परखा गया आईसीयू के बाद, वो है आइसोलेशन बेड, यानी कि जो संक्रमित मरीज है उनको आइसोलेट करना हो, अलग रखना हो ताकि वो बाकी मरीजों के संपर्क में ना आए। तो उन आइसोलेशन बेड्स की तैयारियों को भी परखा गया कि जरूरत जितने बेड्स की हो उतनी संख्या में बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। चौथी बड़ी चीज ऑक्सीजन, क्योंकि बीते कई वेव्स में हमने देखा ऑक्सीजन की उपलब्धता कितनी कम नजर आई। इसके साथ ही स्टॉक में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त हो, ये तैयारियां भी आज इस मॉक ड्रिल के दौरान जांची परखी गई। ऑक्सीजन के बाद अब कोरोना टेस्टिंग किट, क्योंकि जाहिर है जब मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो सबसे पहला काम होता है कि उनको टेस्ट किया जाए कि वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं। अगर वो लक्षण के साथ आते हैं तो इसके लिए कोरोना टेस्टिंग किट की भी उपलब्धता हो, आरटी-पीसीआर टेस्टिंग क्षमता, ताकि ये जांचा जा सके कि वो कोविड से पीड़ित है या फिर नहीं, और उसी के हिसाब से फर्दर उनका इलाज किया जा सके, उनको आइसोलेशन में रखना है या फिर कोविड मरीजों के साथ रखना है। वहीं पर डॉक्टर्स की मौजूदगी कितनी है, क्योंकि ऐसे में तैयारी को परखना होगा, क्योंकि डॉक्टर्स ही मरीज को ट्रीट करेंगे। ऐसे में डॉक्टर्स की मौजूदगी भी हो और जरूरत की संख्या में डॉक्टर्स मौजूद हो, इस तैयारी को भी परखा गया। डॉक्टर्स के साथ साथ जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है, नर्सेज, वो भी देखा गया इस मॉक ड्रिल के दौरान कि उनकी उपलब्धता ठीक तरीके से हो। पैरामेडिकल स्टाफ, जाहिर बात है डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ एक तरीके के पिलर्स हैं अस्पताल का ठीक से संचालन होने में, जरूरत के समय जब कोविड जैसी महामारी सामने खड़ी हो। और इसीलिए मॉक ड्रिल के दौरान इसकी भी समीक्षा पूरी तरीके से की गई। आशा वर्कर्स, उनकी भी हमने जरूरत देखा कैसे कोविड की लहर के दौरान पड़ी, और आशा वर्कर्स की भी मौजूदगी हो कोविड के फैलने के बीच, इसको भी आज सुनिश्चित किया गया। फ्रंटलाइन वर्कर्स ने जैसा कोविड के समय काम किया वो हम सब ने देखा, और मॉक ड्रिल के दौरान आज उन फ्रंटलाइन वर्कर्स और इसके साथ बहुत महत्वपूर्ण उनको गाइडलाइंस भी दी गई कि उनकी तरफ से कैसी तैयारी होनी चाहिए। जाहिर बात है कि जब इन तमाम तैयारियों को परखा गया है उससे ये तो साफ हो जाता है कि देश कोविड से लड़ने के लिए तैयार है, और इसीलिए बार बार सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको तैयार रहना है, सजग रहना है, सतर्क रहना है। तो मॉक ड्रिल देश भर में हुई और ऐसे में हमारे संवाददाता देश भर के अस्पतालों में भी पहुंचे। वहां की स्थितियां कैसी हैं, अस्पताल में तैयारी कैसी है, आइए हमारे तमाम संवाददाताओं की आंखों देखी आप तक पहुंचाते हैं। आज देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल हुई। इस दौरान अस्पतालों को परखा गया। मॉक ड्रिल को लेकर हमारे संवाददाता भी एक्शन में थे। देश भर के अस्पताल में गए, देखा, समझा और परखा कि कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में कैसी तैयारी है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भारत 24 की टीम मौजूद थी। अस्पताल का जायजा लिया। सफदरजंग अस्पताल ये है, इसके अलावा कोविड जोन अलग यहाँ पर बनाया गया है ताकि वहाँ पर भी मरीजों को रखा जा सके। तैयारियाँ हालांकि यहाँ पर पूरी हो चुकी है और बस करना इतना है कि आप लोगों को भी सरकार का सहयोग करना है। जो भी एडवाइजरी जारी की जा रही है उनका आप पालन करें। कोविड को लेकर सतर्कता के मद्देनजर देश और प्रदेश के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल हुई। लखनऊ के वीवीआईपी इलाके हजरतगंज में स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल का हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। ये व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर्स यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि किसी मरीज को अगर आवश्यकता पड़ती हो तो उसको तत्काल जो है ये सुविधा जो है वो मुहैया कराई जा सके। कोरोना से जंग को लेकर तैयारी पूरे देश में चल रही है। भोपाल में भी मॉक ड्रिल के दौरान दिखा कि अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। 2 लहरें आई उस वक्त इस अस्पताल में व्यवस्थाएं की गई थी और अब क्योंकि चीज़ें पहले से पता है सभी लोगों को कि किस तरह से दिक्कतें दुश्वारियां होती हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो मध्य प्रदेश में भी आज मॉक ड्रिल के मार्फत चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई। और ये देखिए आप, ऑक्सीजन जनरेशन यहाँ पर हो रहा है और 1000 सिलेंडर भरे जा सकते हैं। पटना के आईजीएमएस में कोविड बेड तैयार कर दिया गया है, साथ ही ऑक्सीजन की पूरी सुविधा भी तैयार कर दी गई है। आईजीएमएस के अस्पताल सहित पटना के तमाम अस्पतालों में मॉक ड्रिल किए जाएंगे ताकि ये बताया जाएगा कि किस तरह से तैयारियां हैं और जब भी पेशेंट्स मिलेंगे कोरोना को लेकर के तो तुरंत एडमिट करने के बाद उन्हें कैसे जो है ट्रीटमेंट किया जाए। दरअसल दुनिया के कई देशों में कोविड के कारण कोहराम मचा हुआ है, जिसके बाद भारत सरकार फुल एक्शन में आ गई है और इसी एक्शन के तहत मॉक ड्रिल हुई।
तो पूरे देश भर में और इसके साथ साथ विदेशों में भी अब मास्क की जरूरत महसूस एक बार फिर से होने लगी है। कई जगहों पर मास्क को पहनना अनिवार्य भी कर दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को राज्य में जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर मास्क पहनना कंपलसरी कर दिया। कोविड की बढ़ती हुई स्थिति से निपटने के लिए एहतियातन ये फैसला लिया गया है जो सबको कोरोना संक्रमण से बचाएगा। कोरोना वायरस के खतरे के बढ़ने की आशंका को देखते हुए भारत सरकार इससे निपटने की तैयारियों में जुटी है। सरकार की एडवाइजरी में कहा गया है कि लोग सतर्कता बरतें। कुछ जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने वाला कर्नाटक पहला राज्य बन चुका है। वहीं कई अन्य राज्यों ने विशेष स्थानों पर मास्क को जरूरी कर दिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ साथ बैठक के बाद कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा, सरकार ने सिनेमा घरों और उन जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है जहां नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। एमजी रोड, ब्रिगेड रोड और बेंगलुरु के अन्य स्थानों पर नए साल के जश्न के दौरान मास्क अनिवार्य है। आर अशोक ने आगे कहा, मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि बिना मास्क पहने पाए जाने पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगेगा। नए साल पर जश्न के लिए बार, रेस्तरां और पब को केवल उनकी बैठने की क्षमता तक ही संचालित करने की अनुमति होगी। ऐसे में देखा जाए तो देश में मास्क लौटने लगा है। कुछ दिन पहले संसद में सत्ता पक्ष की तरफ से मास्क पहनने की बात कही गई थी। साथ ही मास्क बांटा भी गया और अब धीरे धीरे सार्वजनिक जगहों पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। कर्नाटक में सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेजों में मास्क अनिवार्य है। पब, रेस्तरां और बार में भी मास्क जरूरी है। यूपी के अस्पतालों में मास्क अनिवार्य है। दिल्ली एम्स में मास्क पहनना जरूरी है। कोरोना की रफ्तार फिलहाल काफी कम है, लेकिन जिस तरह दुनिया के कई देशों में कोरोना का कहर बढ़ रहा है, उससे सरकार फुल एक्शन में है और यही वजह है कि एक बार फिर मास्क लौटने लगा है। आइए आपको अब ये भी दिखाते हैं कि विदेश से आने वाले लोग कैसे धड़कनें बढ़ाने लगे हैं, क्योंकि जाहिर बात है विदेशों से आए लोगों में कोरोना संक्रमण होने की संभावना ज्यादा है। विदेश से आए लगभग 17 लोग ऐसे हैं जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड पॉजिटिव होने के साथ साथ वो दूसरों को भी इस संक्रमण दे सकते हैं, इसकी संभावना भी है। बोध गया में 11 विदेशी कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही नई दिल्ली में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जाहिर बात है यहाँ पर भी स्टेशन, एयरपोर्ट से इतनी जगह से लोग आते हैं कि इसकी संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं कोलकाता में 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। ये विदेशों से आए लोग हैं जो कि कोविड पॉजिटिव हैं और इसी तरीके से अलग अलग विदेशों से आए, जैसे कि म्यांमार और थाईलैंड से आए हुए 15 विदेशी कोविड से पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये लगातार धड़कनें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे संक्रमण और ज्यादा लोगों में फैलने के आसार भी बढ़ जाएंगे। चीन में कोरोना का कोहराम मचाने के बाद भारत में भी लोगों के मन में डर बैठ चुका है। लोगों को यह लगता है कि सर्दियों में कोरोना की लहर फिर से दस्तक दे सकती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि भारत की स्थिति अभी की सिचुएशन में बेहतर है। मौजूदा समय में देश में कोविड-19 की औसत राष्ट्रीय दर अभी 0.21% के सामान्य स्तर पर है, लेकिन देश के 3 दर्जन जिलों में ये 1% से अधिक और 8 जिलों में 5% से अधिक दर्ज की गई है। आपको जो हम आंकड़े दिखाने जा रहे हैं वो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के पोर्टल पर उपलब्ध है और ये 16 से 22 दिसंबर की अवधि में दर्ज किए गए आंकड़ों के जरिए जानकारी मिली है। आइए आपको सबसे पहले उन 8 जिलों की हम बात बता देते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश का कुल्लू सबसे पहला वो जिला है जहां पर 14.29% अभी की मौजूदा स्थिति बताई जा रही है। ये वो जिले हैं जहां पर 5% से ज्यादा संक्रमण की दर है। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग 11.11% यहां पर संक्रमण दर है। इसके साथ ही तीसरा है तमिलनाडु का डिंडीगुल, यहां पर 9.8% लोग इस वक्त कोविड से प्रभावित हैं। 9.09% मेघालय के रिभोई में इस वक्त लोग कोविड से पीड़ित हैं। इसके साथ ही लोहित जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है 5.88% यहां पर दर है कोविड के प्रचार प्रसार की। 5.71% राजस्थान का करौली वहां पर प्रभावित नजर आ रहा है और ये वहां पर है कोविड रेट। वहीं गंगानगर राजस्थान का 5.66% यहां पर परसेंटेज आई है। ये वो तमाम जिले जहां पर 5% से ज्यादा की संक्रमण दर है और इसी में शामिल उत्तराखंड का नैनीताल भी है जहां पर 5.66% अभी का आंकड़ा बताता है।
तो ये वो 8 जिले हैं जहां पर कोविड की दर 5% से ज्यादा है, जो जाहिर बात है खतरे की घंटी भी है। लेकिन इसी खतरे की घंटी को देखते हुए, इसी कोविड के खतरे को देखते हुए भारत में तैयारियां चौकस नजर आती हैं। मॉक ड्रिल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसी महामारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन में भी तेजी लाई जा रही है। देश में अभी तक कोविड वैक्सीन की 220 करोड़ से ज्यादा की खुराक दी जा चुकी है। इसी बीच सरकार ने हाल ही में भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी, जो अपने आप में एक बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। हालांकि नेजल वैक्सीन की कीमत तय नहीं हुई थी, लेकिन अब इस बात की जानकारी भी सामने आ चुकी है कि अगर आप नेजल वैक्सीन लगवाते हैं तो वो वैक्सीन आपको कितने की पड़ेगी। नेजल वैक्सीन की जो कीमत है वो 800 रुपए तय की गई है। 800 रुपए इसकी एक कीमत है। इसके साथ ही अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो 800 रुपए के साथ साथ आपको जीएसटी का चार्ज भी देना होगा, यानी कि 800 प्लस जीएसटी चार्ज। अगर आप सरकारी किसी सेंटर पर जाते हैं, जो जगह जगह जो लगाए भी जाएंगे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवा सके, 325 रुपए उसकी कीमत रहेगी। हालांकि शुरुआत में निजी अस्पतालों में फिलहाल ये उपलब्ध होने वाली है नेजल वैक्सीन, जो कि स्प्रे के जरिए आपके नाक में दी जाएगी और 2 फेज में इसको कंप्लीट किया जाएगा, यानी कि 2 आपको डोजेस की दी जाएंगी। अब नेजल वैक्सीन क्या है आपको ये भी समझा देते हैं। जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि नेजल वैक्सीन नाम से बहुत साफ है, नाक के जरिए ये नेजल वैक्सीन दी जाती है। इंजेक्शन इसमें नहीं लगाया जाता है, जैसा कि अमूमन आपने इससे पहले बाकी वैक्सीन ली होंगी तो आपको इंजेक्शन लगाया गया। फिलहाल नाक के थ्रू इसको दिया जाएगा। नाक में जो स्प्रे है उसकी 2 बूंद आपको थ्रू स्प्रे दी जाएंगी ताकि आपका इससे बचाव हो सके। इसके साथ ही नेजल वैक्सीन इसीलिए महत्वपूर्ण है ताकि एक तो ये क्विक है, क्योंकि आप पहुंचे तुरंत आपकी नाक में स्प्रे किया और आपको नेजल वैक्सीन लगा दी गई। कम समय इसमें लगेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी रीच हो पाएगी और इसीलिए नेजल वैक्सीन को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मौत के 2.5 साल बाद सुशांत सिंह राजपूत एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं। एक्टर की मौत के मामले में एक नया खुलासा हुआ, क्योंकि जिस व्यक्ति ने शव का पोस्टमार्टम किया उसने चौंकाने वाले खुलासे किए। ऐसे में सवाल यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई या फिर आत्महत्या थी। पीछाओं के करने के बाद कैसा पकड़ के तड़पने के वक्त छूटता है करता है, ऐसा मार्किंग 2-3 था। इस बयान ने एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत को जिंदा कर दिया। वो सवाल एक बार फिर से सबके सामने है, जो सवाल पहले दिन से सुशांत सिंह की मौत को लेकर उठ रहे हैं। आखिर लोगों को सुशांत सिंह की मौत के पीछे का सच कब पता चलेगा? उनको इंसाफ कब मिलेगा? ऐसा कौन सा राज है जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही है? मतलब मैं जब बॉडी ऑब्जर्वेशन किया, देखने के बाद ये जो गले का मार्किंग जो रहता है, हैंगिंग यानी जो बोलते हैं सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है, वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा था। खिंचाव के करने के बाद कैसा पकड़ के तड़पने के वक्त छूटता है करता है, ऐसा मार्किंग 2-3 था। क्या लोगों से झूठ बोला जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की? क्या लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? क्या रूप कुमार शाह ने जो दावा किया है अगर वो सच है, तो फिर सवाल है कि आखिर सुशांत ने फांसी कैसे लगाई होगी? क्योंकि जब हाथ फ्रैक्चर था, पैर टूटा था, तो फिर फांसी से लटक कर कोई कैसे झूल सकता है? और दूसरा, मेरे को अलग अलग ढंग से मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा, अभी देखो अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारा है वो मैं बता नहीं सकता। वो मार लगेला अलग ढंग के था, हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के माफिक था। इस खुलासे से सुशांत सिंह का परिवार एक बार फिर से सहम गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो दावा किया गया वो आत्महत्या की बात को पुख्ता कर रहा था। लेकिन रूप कुमार शाह के दावे ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसलिए बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने फिर से इंसाफ की गुहार लगाई है। देखिए, जिसका जवान बेटा चला गया, उसको कहीं ना कहीं उम्मीद तो टिकी रहती है ना। अच्छा है, उनको विश्वास। हम भी यही चाहते हैं कि किसी तरह से सत्य सामने आए और सुशांत को न्याय मिले, क्योंकि सुशांत की मौत को आज तक लोग भूले नहीं हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने लोगों के दिलों में कुछ ही समय में अलग छाप छोड़ दी। वो लोगों के दिलों में राज करने लगे थे। उसकी अदाकारी के लोग कायल हो चुके थे। वो हर किरदार में उतर जाता था। यही कारण है कि आज भी उसकी लड़ाई लड़ने वालों की कमी नहीं है। और अगर इनका स्टेटमेंट लिया जाएगा और इन्हें किन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वीडियोग्राफी नहीं की जाए और उनकी तफ्तीश की जाएगी, तो हम श्योर ये सारी बातें सामने आएगी और ये सामने आनी चाहिए। ये जो जस्टिस के लिए आए दिन कभी कोई खबर सामने आती है, फिर मीडिया बात करता है,
फिर सब चुप हो जाते हैं। ये जो एक चक्र चल रहा है, आई थिंक हाई टाइम ये रुकना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत को चाहने वाले आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि असल में सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ। क्या सच में सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या फिर हत्या हुई? अगर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई तो वो कौन है जो 2.5 साल बाद भी आजादी से सलाखों के बाहर घूम रहा है? वो कौन है जिसने उभरते हुए सितारे की सांसों को घोट दिया? वो कौन है जिसने लोगों के दिलों में राज करने वाले किरदार को छीन लिया? इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसला दिया। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए फौरन चुनाव कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के बगैर ओबीसी को कोई आरक्षण न दिया जाए। ऐसे में बगैर ओबीसी को आरक्षण दिए स्थानीय निकाय चुनाव कराया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग बनाए जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार के 5 दिसंबर के अंतरिम ड्राफ्ट के आदेश को खारिज कर दिया। नगर निकाय चुनावों को लेकर के हाईकोर्ट के आए हुए फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है तो सरकार लगातार इस बात का दावा कर रही है कि नगर निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण के बगैर वो चुनाव नहीं करवाएगी और इसके लिए जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। हाईकोर्ट के फैसले से सरकार को बड़ा झटका लगा है, जिसको सरकार चुनौती दे सकती है, क्योंकि इस मामले को लेकर यूपी सरकार में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 के वर्ष में जो निकाय चुनाव होने वाले थे उसमें कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी। उस संदर्भ में आज माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है। राज्य सरकार का सोचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विपक्ष भी खड़ा हो गया है। विपक्ष भी सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने जा रहा है। सब प्राइवेट कर रहे थे, कंपनियां एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी तो अंतर्गत आरक्षण खत्म। बिल्कुल। तो और यहाँ तो दिखाई दे गया जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। अदालत के फैसला सुनाने के बाद से सूबे के निकाय चुनाव में अब ओबीसी आरक्षण को लेकर पेच फंस गया है। ऐसे में देखना यह है कि यूपी की योगी सरकार निकाय चुनाव को लेकर क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस फैसले के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है और उन्होंने ओबीसी आरक्षण के कमिटमेंट को पूरा करने का फिर से भरोसा दिलाया। मतलब साफ ये है कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले ही ओबीसी आरक्षण पर सरकार फैसला लेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद बहुत कुछ कहा है। वो ये कहते हैं कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी और इसके साथ ही आरक्षण देने के बाद नगरीय निकाय चुनाव होंगे। इस बात पर कमिटेड नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वो ये भी कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने पर हम विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को हम चुनौती देंगे और इस फैसले पर रोक लगवाएंगे। ओबीसी आरक्षण के लिए ओबीसी आयोग गठित करेंगे जो ट्रिपल टेस्टिंग करेगी। ओबीसी आरक्षण तय होने पर होंगे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव, यानी कि फैसला आएगा उस फैसले के बाद ही निकाय चुनाव होंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान छिड़ चुका है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट जाने की बात कह रहा है। ऐसे में यूपी सरकार भी पीछे नहीं रहना चाहती। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ का जो नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में फैसला आया है, हम फैसले का स्वागत सम्मान करते हुए विधि विशेषज्ञों के द्वारा देश का अध्ययन करवा रहे हैं। सरकार के स्तर से या तो अन्य कोई रास्ते से जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा वो रास्ता अपनाते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी का आरक्षण शून्य करके भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार चुनाव नहीं कराएगी।
चुनाव जब भी होंगे, जो भी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ चुनाव कराएंगे। माननीय न्यायालय का जो फैसला आया उसका हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। हर स्थिति में अपने ओबीसी SC/ST समाज के भाइयों बहनों को, उनके हक को हम रखेंगे और उनको अपने में समाहित मान करके ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय चुनावों में ओबीसी के आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला तय किया है। आइए थोड़ा तफसील से आपको बता देते हैं कि किस तरीके की तैयारी, क्या बताया जा रहा है। पहला चरण जिसमें होगा ओबीसी आरक्षण के लिए पहले आयोग का गठन किया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। आयोग जो है वो ओबीसी के पिछड़ेपन का आकलन करेगा। ये पिछड़ेपन का आकलन अलग अलग आधारों पर होगा। आयोग पिछड़ों के आरक्षण पर फैसला लेगा और उसके बाद अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगा। ओबीसी की संख्या का आकलन किया जाएगा। अदर बैकवर्ड क्लासेस कितने हैं, क्या है, इसकी पूरी डिटेल्स दी जाएगी। शासन के स्तर पर सत्यापन कराया जाएगा, इसका वेरिफिकेशन भी होगा ताकि इसमें किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ ना हो। इससे पहले आपको याद दिला दें, महाराष्ट्र में भी ओबीसी आरक्षण को लेकर पेच फंसा था। तब महाराष्ट्र में क्या हुआ था? दरअसल महाराष्ट्र की 92 नगर परिषदों और 4 नगर पंचायतों के चुनाव कराने की घोषणा की गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट का पालन नहीं किया था। ये उस दौरान हुआ था। हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया था और सभी सीटों को सामान्य घोषित कर दिया था, यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया। ओबीसी आरक्षण के लिए एक अध्यादेश लाई थी सरकार। अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था। ये महाराष्ट्र का डेवलपमेंट इसी मुद्दे को लेकर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट जरूरी किया था और उसी ट्रिपल टेस्ट की अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश को लेकर भी। और हो सकता है कि ट्रिपल टेस्ट हो, उसके बाद एक आकलन हो और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ये तय करे कि आगे का कदम क्या होगा। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की और इसके बाद बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद से लेकर दूसरे संगठनों ने कांग्रेस पर जबरदस्त पलटवार किया। किसी ने इसे चाटुकारिता करार दिया तो किसी ने विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी और तो और उन्होंने कांग्रेसियों की भारत की संज्ञा दे दी। अभी क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं तो उनके नाम पर ऐसा है। आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। खुर्शीद के इस बयान पर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने जमकर पलटवार किया है। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि नर की तुलना नारायण से करना कोई भी उचित नहीं मानेगा। चाटुकारिता की भी पराकाष्ठा है। खुर्शीद जी, नर की तुलना नारायण से करना ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, कोई भी उचित नहीं मानेगा। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने खुर्शीद के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वीएचपी ने कहा है कि कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। नाम लो तो कम से कम श्रद्धा और विश्वास के साथ में। किसकी खड़ाओं की बात करो यार, शर्म आनी चाहिए इनको। भगवान राम की खड़ाओं की तुलना रामद्रोही से कर रहे हो आप। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा बेनकाब होता जा रहा है और मैं तो ये कहूंगा विनाशकाले विपरीत बुद्धि। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और अब ये यात्रा उत्तर प्रदेश में जाएगी। फिलहाल ये यात्रा 9 दिन के ब्रेक पर है, जो कि 3 जनवरी से यूपी के गाजियाबाद से शुरू होगी और इसके बाद हरियाणा पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 2022 के आखिर से ही 2024 लोकसभा चुनाव के बिगुल की आवाज सुनने को मिलने लगी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में बड़ा दावा किया, जिससे साफ हो गया कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्लान को धार देना शुरू कर दिया। अमित शाह ने दावा किया कि गुजरात में मिली प्रचंड जीत का असर 2024 लोकसभा चुनाव पर भी दिखेगा और बीजेपी एक बार फिर केंद्र में बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मित्रों, આ વિજય
સમગ્ર દેશના કાર્યકર્તાઓ માટે એક નવો ઉત્સાહ, નવી ઉર્જા અને નવી પ્રેરણા આપવાનો વિજય છે। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के मायने क्या है? इसे समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहने वाली बीजेपी ने 2024 में भी बहुमत वाली जीत हासिल करने के लिए अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दिया है। गुजरात पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह भी पार्टी को जीत दिलाने की कवायद में अभी से जुट चुके हैं और इसी को लेकर उन्होंने गुजरात में ये बड़ा दावा किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव पर बीजेपी के गुजरात का पॉजिटिव असर पड़ेगा। दरअसल बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 156 सीटें जीतकर बीजेपी ने गुजरात में साबित कर दिया कि गुजरात में बीजेपी का मुकाबला करने की हालत में कोई दूसरा सियासी दल नहीं है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की माने तो गुजरात की जीत सिर्फ ट्रेलर है और बीजेपी 2024 में भी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाएगी। મિત્રો, આ વિજય સમગ્ર દેશના કાર્યકર્તાઓ માટે એક નવો ઉત્સાહ, નવી ઉર્જા અને નવી પ્રેરણા આપવાનો વિજય છે। આ વિજય સમગ્ર દેશના રાજનીતિક ચિત્રને પરિવર્તિત કરવાનો વિજય છે અને આ વિજય આને આવનારી બધી જ ચૂંટણીઓ અને 2024ની લોકસભાની ચૂંટણી પર પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે એક સકારાત્મક અસર નાખવાવાળો વિજય છે। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है वो सिर्फ दावा नहीं है, बल्कि इसके पीछे बीजेपी एक सदी हुई रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में अब बीजेपी का फोकस 2023 में होने वाले 9 विधानसभा चुनावों पर है, जहां पर जीत का मतलब 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल जीतना है। और आइए अब आपको यह भी समझा देते हैं कि 2024 को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो दावा किया गया उसके दरअसल मायने क्या हैं। उसकी लार्जर पिक्चर ये दिखती है कि लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया गया है इस दावे के साथ। 2023 में 9 राज्यों में क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, 9 राज्यों में 5 में पहले से ही बीजेपी की सरकार है। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में चुनाव होने हैं और ऐसे में तीनों ही राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी चुनाव संपन्न होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और ऐसे में दोनों ही जगह बीजेपी मजबूत नजर आना चाहती है। कर्नाटक, तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक में बीजेपी और तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है और इसीलिए साल 2023 की तरफ नजर है, जिसके साथ 2024 का दावा भी किया जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 2023 को सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको यह भी बता देते हैं कि इसमें बीजेपी को फायदा मिलता कहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से चुनाव का फायदा डेफिनेटली मिलेगा, बीजेपी को यह मानकर चल रही है। G20 की अध्यक्षता से भी एक फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही मजबूत नजर आने वाली है यहां की गवर्नमेंट, जो कि है बीजेपी सेंट्रल में। फ्री राशन योजना से भी फायदा होगा, किसान सम्मान निधि योजना जिससे भी फायदा होगा। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में क्योंकि बीजेपी की सरकार है और वहां का फायदा बीजेपी निश्चित तौर पर लेना चाहेगी। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में जहां पर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी यहां पर अपने दावे को और मजबूत करेगी। बीजेपी की स्थिति तीनों ही राज्यों में अच्छी नजर आती है और ऐसे में बीजेपी अपने इस फायदे को और ज्यादा भुनाने की कोशिश करेगी। आपको यह भी बता देते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कौन सा प्लान तैयार किया, जिसके सहारे अब पार्टी 2024 में जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। दरअसल जो चुनाव वाले 9 राज्य हैं, उसमें कुल 116 लोकसभा सीटें आती हैं। 9 राज्यों में मजबूत प्रदर्शन के साथ 116 सीटों को साधेगी बीजेपी। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 92 सीटों पर जीत हासिल की थी। हारी हुई जो 24 सीटें हैं उस पर बीजेपी इस वक्त फोकस करती हुई नजर आ रही है कि इसमें एक बड़ा नंबर गेन कर सके। विधानसभा के साथ साथ लोकसभा सीटों पर भी फोकस है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में ये 9 राज्य बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जस्टिस ललित 27 अगस्त से 8 नवंबर 2022 तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि उनके 74 दिनों के कार्यकाल के दौरान यूयू ललित के आधिकारिक आवास पर 40 से ज्यादा सपोर्ट स्टाफ तैनात रहते थे। अब उनको रिटायर हुए 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन उनके आवास पर अब भी 28 सपोर्ट स्टाफ तैनात है। अगले महीने वो नए आवास में शिफ्ट होंगे।
संसद के शीतकालीन सत्र में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सवाल के जवाब में पूर्व जजों को मिलने वाली सुविधाओं की फहरिस्त भी गिनाई थी। सवाल था कोर्ट में लटके मामलों का, लेकिन मंत्री अपनी बेबसी जताते जताते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजेस को आवास से लेकर सपोर्ट स्टाफ और सुरक्षा समेत सारी सुविधाएं गिनाने लगे। साथ में ये बताना नहीं भूले कि मंत्री को तो रिटायरमेंट के बाद बतौर संसद सदस्य मिलने वाली पेंशन के अलावा कोई और सुविधा नहीं मिलती। केंद्र सरकार ने रिटायर्ड जजों को मिलने वाली सुविधाओं में इसी साल इजाफा किया था, लेकिन पूर्व सीजेआई यूयू ललित का मामला दिलचस्प है। उन पर आरोप है कि रिटायरमेंट के 1.5 महीने बाद भी उनकी सेवा में 28 सपोर्ट स्टाफ तैनात हैं। वैसे राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा संवैधानिक पोस्ट पर काबिज किसी भी अन्य व्यक्ति को चपरासियों और सपोर्ट स्टाफ का इतना बड़ा लाभ लश्कर नहीं मिला है। जस्टिस ललित रिटायरमेंट के बाद अपने कुछ सपोर्ट स्टाफ को रिलीज कर चुके थे, लेकिन 1.5 महीने से ज्यादा वक्त बाद भी आज उनके 19 अकबर रोड आवास पर 28 सपोर्ट स्टाफ तैनात होने के आरोप लग रहे हैं। इनमें से कुछ डीवीजी इंडिया के कर्मचारी हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने साफ सफाई और रखरखाव के काम के लिए आउटसोर्स कर रखा है। इससे पहले सीजेआई को अपने ऑफिशियल रेसिडेंस पर औसतन 12 से 15 सपोर्ट स्टाफ मिलते थे। रिटायरमेंट के बाद वो इनमें से 2 से 3 को ही रखते थे। अगर रिटायर्ड सीजेआई दिल्ली में रहते हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सपोर्ट स्टाफ मुहैया कराए जाते हैं। अगर वो अपने गृह राज्य में रहने का फैसला करते हैं तो संबंधित हाईकोर्ट की तरफ से ये सुविधा मुहैया कराई जाती है। ईडी पर इरफान, कोंगाड़ी और राजेश को भेज सकता है समन। विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में ईडी कर रही समन भेजने की तैयारी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, नमन कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को समन भेजने की तैयारी है। जनवरी के पहले सप्ताह में तीनों को पूछताछ के लिए ईडी समन भेज सकता है। 24 दिसंबर को ईडी ने बेरमो विधायक अनूप सिंह से की थी पूछताछ। ईडी की पूछताछ में अनूप सिंह ने तीनों विधायकों को लेकर किया था खुलासा। तीनों विधायकों ने 10 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर दिया था, यह अनूप सिंह ने कहा। अनूप सिंह के जवाब के बाद अब कांग्रेस के तीनों विधायकों से पूछताछ की तैयारी में ईडी।